नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने संस्कृत वेदांत यूट्यूब चैनल पे। और आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। आशा है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि हमने आपके लिए एक दृढ़ संकल्प लिया है, जिसमें आपके लिए टेट सुपर टेट के हिसाब से हमने 2 बैच स्टार्ट किए हैं। एक तो आपके लिए हिंदी करा है, दूसरा आप संस्कृत किया है। संस्कृत का भी जो है, संस्कृत की भी वीडियो आपको प्रत्येक दिन मिल रही है और साथ में हिंदी की भी वीडियो मिल रही है। तो जो हमारे छात्र यदि हिंदी में किसी अन्य भी परीक्षा की अगर तैयारी कर रहे हैं यदि, तो वह आप हिंदी पढ़ सकते हैं, क्योंकि हिंदी में वो सारी चीज़ें मैं लेके चल रहा हूँ जो आपकी सभी परीक्षाओं में संभावित पूछी ही जाती हैं। तो उससे संबंधित वो भी हमने एक प्लेलिस्ट बना दिया, उस पर भी आप देख सकते हैं जाके। और अब हमारा जो चल रहा है वो हमारा संस्कृत है। संस्कृत में हमने आपके लिए चाहे वो आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हों या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हों या फिर आप जो है सी टेट की भी तैयारी कर रहे हैं, तो भी आपके लिए उपयुक्त रहेगा। क्योंकि सी टेट का जैसे जैसे परीक्षाएं आती हैं तो उसी हिसाब से हम थोड़ा सा चेंजिंग जरूर करते हैं सी टेट के हिसाब से। क्योंकि वो चेंजिंग क्या होता है, जैसे पेडागोजी होती है वो आपके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड होती है, तो वो उसी तरीके से समझा दी जाती है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी भी होता है कि हमें व्याकरण हमारा अच्छे से मजबूत होना चाहिए। जैसे कि कोई पैराग्राफ यदि सीटेट में आता है तो उस पैराग्राफ से निकलने वाला हमें ये पता होना चाहिए। कोई शब्द दे दिया, उन्होंने कहा इसमें संधि बताओ, तो संधि भी हमें पता होना चाहिए। कोई समास पूछा तो समास भी पता होना चाहिए। कारक से रिलेटेड पूछा तो कारक भी, प्रत्यय से पूछा प्रत्यय भी, उपसर्ग से पूछा उपसर्ग भी। तो ये विभिन्न तरीके की विभिन्न प्रकार से जो प्रश्न बनते हैं दोस्तों, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि साहब उसके लिए कोई स्पेशल बुक होती है, कोई स्पेशल ऐसा हो कि जो हम पढ़ें और पढ़ के जाएं और वही हमें उसमें मिल जाए, पर ऐसा नहीं होता है। बट उसमें क्या होता है कि हमें जो हम सीखते रहते हैं तो हमारा जो ज्ञान होता है वृद्धि हो जाती है और हमारा वहाँ पे लॉजिक काम ज़्यादा करता है। ठीक है, तो चलिए बने रहिए हमारे वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक। और जिन मित्रों को अभी तक आपने लिंक शेयर नहीं किया, लिंक भी शेयर कीजिए और जल्दी से जल्दी सबके लिए जोड़ दिए। और भूलिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि हमारा भी उत्साहवर्धन होता रहे। क्योंकि आपके लिए जो हम सेवा कर रहे हैं वो भी एकदम निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई हम आपसे पे नहीं करवा रहे हैं। बस यही उम्मीद रखते हैं कि हम चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कराइए। बाकी हमारी जो प्रत्येक दिन की क्लासेस हैं वो तो आपको मिलती ही रहेंगी। चलिए प्रारंभ करते हैं। इससे पहले की जो क्लास है उसका ये लिखा हुआ है, पुराना ही लिखा हुआ है, बस थोड़ा सा रिवीजन लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हम जब उच्चारण स्थान की बात कर रहे थे, उच्चारण स्थान पे हमारा जो वीडियो एक बन भी चुका है, एक हमारा ये दूसरा वीडियो है उसके लिए। तो देखिए वर्णों का जो उच्चारण स्थान है, उस उच्चारण स्थान के संबंधित हमने जो बात करी थी केवल 3 ही की बात हो पाई है। क्योंकि कहा गया है कि पारणी शिक्षा के अनुसार अगर देखा जाए तो जो उच्चारण स्थान है उस उच्चारण स्थानों की संख्या 8 बताई गई है। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पे 7 भी मिलता है, कहीं कहीं पे और अधिक भी मिल जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो पारणी शिक्षा के अनुसार ही पूछेगा कि उच्चारण स्थान कितने, तो आप 8 ही लगा के आना। ठीक है, अब देखिए इसमें हमारा ये 3 हो गया है। मतलब इसमें सबसे पहले हमने आपके लिए अकु विसर्जन नाम कंठा पढ़ाया है, एचु ऐसा नाम तालु पढ़ाया है, रेटू रसा नाम मूर्धा पढ़ाया है। यानी कि 3 हमने उच्चारण स्थान देख लिए। सबसे पहले कौन सा देख लिया? कंठ देख लिया, तालु देख लिया, मूर्धन देख लिया। ठीक है, कंठ को कंठ, तालु को तालव्य भी कहा गया है, मूर्धा को मूर्धन्य भी कहा जाता है। ऐसा ना समझे कि भाई कि मूर्धा कह दिया सर तो मूर्धा नहीं। दूसरी एक और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी दोस्तों, क्या होता है जब आप संस्कृत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हिंदी आपकी बहुत ईजी हो जाती है। हिंदी में भी वही चीज़ है। आप यदि आप हिंदी में देखेंगे तो हिंदी में अगर आप इस चीज़ को, जैसे आपने संस्कृत अगर पढ़ रहे हैं तो संस्कृत में अगर यदि आपने इसको याद कर लिया है तो आपका ये समझो आपका हिंदी भी मजबूत हो गया। हिंदी मजबूत कैसे हो गया दोस्तों? जैसे कि हमने ये यहाँ पे कहा है कि अकु विसर्जन नाम कंठ है, ये तो हमने याद करने के लिए आपको दे दिया कि भाई एक सूत्र याद कर लो और कंठ के जितने अंतर्गत आने वाली ध्वनियाँ हैं वो सब आपको याद हो जाएंगी। लेकिन यदि आप हिंदी में देखेंगे तो हिंदी में भी तो यही है सब। हिंदी में कोई ऐसा थोड़ी नहीं बाहर के वर्ण है, क्योंकि संस्कृत क्या है, एक जननी है, और हिंदी क्या है, हिंदी तो इसमें रूपांतरण इसी से निकली है हिंदी। तो सबसे पहले अगर हम इसको ही समझ लेते हैं तो आप हिंदी बड़ी आसान हो जाती है। तो यहाँ पर जो है ये जो सब वर्ग समझ रहे हैं ये आपके सारे फॉलो उसमें भी होंगे हिंदी में। ऐसा ना समझे कि सर आपने यहाँ समझाया तो हिंदी में कैसा होगा, लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं होता है।
हिंदी में और सरल लिख दिया जाता है, सीधे कर लिख दिया जाता है। कंठ की जो ध्वनि है वो कौन सी है, तो वहाँ सीधे लिख दिया जाएगा, सूत्र ना लिख के कहेंगे हर्षवा या दीर्घा का वर्ग हो, हा हो, विसर्ग हो, तो ये सब ध्वनियाँ हमारी कंठ में चली जाती है। तो इस तरीके से ये जो है हमारा चलता रहता है। अब सुनिए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें आगे। चलिए देखिए देखते हैं इसमें थोड़ा सा हम और आगे कुछ और उच्चारण स्थान है उनके बारे में भी चर्चा करते हैं। 3 हमने उच्चारण स्थान पढ़ लिए हैं। तीनों का अच्छे से अध्ययन करना, इसको बार बार याद करने का प्रयास करना, आपका एकदम मजबूत हो जाएगा। देखिए दोस्तों, कभी क्या है, परीक्षा को जरूरी नहीं होता है कि आपका ये केवल ऑप्शन ही लेना है। हो सकता है कभी रिटन हो जाए, तो रिटन में आप जब होंगे तो आपको पता होगा कि भैया ये रिटन में हमें क्या कैसे लिखना है, तो ये भी तैयारियां होनी चाहिए। उसके बाद में देखो ऋतु रचना मोरदा हो गया। उसके बाद में देखते हैं लितु लशा नाम, लितु लशा नाम, लितु लशा नाम दंता। अब देखिए इसको, देखिए आप, अब इसमें हमने जो प्रक्रिया आपको पहले बताई थी वही प्रक्रिया का आप उसी तरीके से प्रक्रिया को अपनाएंगे। कैसे अपनाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे कहा, देखिए ये वर्ण है लिरि, तो लिरि हमने वर्ण लिख लिया यहाँ पर। उसके बाद में देखा ये तू है, तू का मतलब है तवर्ग। क्या मतलब है, तवर्ग। अब तवर्ग में वर्ण आएंगे तो कौन कौन से आएंगे हमारे, ता, था, दा, धा और न। ये देखिए ये तवर्ग के वर्ण होगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सा, और वो भी कौन सा लिखा हुआ है, दंत सा। कौन सा लिखा हुआ है ये, तो इनकी सबकी क्या हो जाएगा, दंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दंत। अब ये दंत हो जाएगा कि दंत का स्थान क्या है। अब देखिए इसमें एक चीज और देखना है, एक ला सा, लितु लसन, हाँ ला रह गया यहाँ पर, एक वर्ण और रह गया हमारा, ये देखिए यहाँ पर ये रह गया, और ये देखिए जो मैंने नीचे लगाया है, इसका ध्यान रखना। तो ये सारे वर्ण हमारे किसके अंतर्गत आ गए दोस्तों, ये दंत के अंतर्गत आ गए। बस ये ध्यान हमें विशेष करके रखना है, किसका, कि जैसे हमने सूत्र को याद किया, उस सूत्र के नीचे हमने देखा कि री है, और फिर उसके बाद तू है, उसके बाद ला है, उसके बाद सा है। तो इन्हीं वर्णों का हमने क्या है, इसका दंत है, दंता यानी कि दंत। तो ली हो गया, तवर हो गया, ता था दा धा, न हो गया, उसके बाद ला और शा, ये सब हमारी क्या दुनिया है, ये हमारी दंत की दुनिया आती है। जैसे प्रश्न बनेगा मैं प्रश्न भी आपको बताऊंगा, और प्रश्न भी आपसे पूछूंगा कि देखिए कैसे इसमें हुआ है, और इसमें कौन सा वर्ण है, इसकी ध्वनि क्या है। और ये परीक्षा में कई पूछी, जैसे जूनियर एडिट में अगर देखेंगे तो जूनियर एडिट में बहुत सारे प्रश्न यहाँ से पूछे गए थे दोस्तों। तो देखिए उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं उपपदमानीय की। देखिए अब 4 नंबर पे हम देखते हैं क्या है, उपपदमानीय, उपपदमानीय, मानीय नाम, मानीय नाम ऐसे करके। अब उपपदमानीय में क्या आ जाएगा, देखो उसके इसमें देखिए क्या है जी, ऊ है दिया हुआ, उसके बाद में पु यानी कि पवर्ग है, और फिर उसके बाद में क्या है, उपपदमानीय। ठीक है, तो इन चीजों को हमें देखना है विशेष करके। तो सबसे पहले देखिए क्या है, इसमें ऊ दिया है। अब जब हर्ष है तो इसके साथ में दीर्घ ऊ भी होगा, दीर्घ ऊ भी होगा। अब देखिए 2 हो गए, उसके बाद में ये पु है, ये पवर्ग है। क्या है, ये पवर्ग आ गया। अब पवर्ग में वर्ण कौन से चले जाएंगे, प, फ, ब, भ और म, ये हमारे इसके अंतर्गत वर्ण चले गए। उसके बाद में कहा कि उपपदमानीय, इसे अगर आप तोड़ेंगे तो कि उपपदमानीय है, तो यहाँ पर उपपदमानीय जो है, उपपदमानीय के अंतर्गत जैसे हमारा आता है प फ, प
फा। उसका चिन्ह क्या रहेगा, उसका चिन्ह ऐसे रहेगा, इस तरीके से, ये चिन्ह रहेगा हमारा इस तरीके से। ये क्या हो गया, फा हो गया। फिर उसके बाद चिन्ह रहेगा इस तरीके से, तो ये क्या हो गया, फा हो गया। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे उपध्मानीय हैं, पा फा, ये क्या है हमारे उपध्मानीय है। दूसरा इसमें हमारा ये देखिए पवर्ग हो गया। अब उसके बाद में उपध्मानीय ये ओष्ठो, यानी कि क्या होगा, ये ओष्ठो है, यानी कि ओष्ठ है, क्या है, ओष्ठ के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर उपध्मानीय नाम ओष्ठो, यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये सूत्र हो गया। तो इसकी ध्वनि को हम क्या कहेंगे, ओष्ठ कहेंगे। ओष्ठ के अंतर्गत आते हैं। जैसे आप देख लीजिए, बोल के देख लीजिएगा, इन वर्णों को उच्चारण करके देख लीजिएगा दोस्तों। देखो ये क्या है, जैसे ऊ दिया है, ऊ दिया है, ऊ हर्षु दीर्घ को बोलेंगे तो ऊ, तो ये हमारे होंठ है जो एक दूसरे से स्पर्श कर रहे हैं। उसी तरीके से जैसे पवर्ग है, प फ ब भ म, तो ऐसे में जो हमारे जो भी होंठ हैं वो क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। उसके बाद में प और फा, ये हमारे उपध्मानीय हैं ऐसे करके, और ये ओष्ठ है। उपध्मानीय का अगर आप वर्ण देखेंगे तो कुछ वेद शास्त्रों में आदि में देखने को हमें मिलता है। उसके आगे चलते हैं, कुछ थोड़ा सा यहाँ पे इतना समझ गए होंगे। नोट्स भी आप बना सकते हैं। जिन दोस्तों के पास, कुछ ऐसे दोस्त हैं हमारे जिनके पास कुछ बुकें नहीं हैं और कहीं दूर दराज पे बैठे हुए हैं, तो उनके पास नहीं है, तो आप अपने किसी एक कॉपी को लेके नोट कर सकते हैं दोस्तों, बना सकते हैं। उसके बाद में हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उपध्मानीय हो गया। उसके बाद में हम करते हैं यम गणना नाम नासिका। ये जो नासिका है, यम गणना, यम गणना नाम, यम गणना नाम, यम गणना नाम, इसे यहाँ पर अलग कर विसर्ग करते हैं। यम गणना नाम नासिका। अब देखिए, अब यम गणना नाम नासिका, यम गणना नाम नासिका, नासिका के अंतर्गत जो वर्ण है हमारे क्या थे, इससे पहले भी हमने आपको पढ़ाया था। हमने कहा जो स्पर्श ध्वनियां हैं हमारी 25 स्पर्श ध्वनियां थी। उन 25 स्पर्श ध्वनियों में जो अंतिम वाले जो वर्ण थे हर वर्ग के, जैसे का से लेकर माँ तक के जो वर्ण में जो अंतिम वर्ण आया था वो हमारा क्या था, वो हमारा अनुनासिक वर्ण था, इसलिए इसको नासिका भी कहा गया है। तो इसमें अंतर्गत वही वो पांचों वर्ण हमारे आ जाएंगे। इस सूत्र में भी लिख दिया है, आप लिख सकते हैं, य म ग ण और न। तो ये सब हमारे क्या है, ये क्या नासिका है। इन्हें नासिका भी कह सकते हैं, अनुनासिक भी कह सकते हैं, अनुनासिक, ठीक है। तो इनके लिए दो नामों से जान सकते हैं, एक नासिका से भी कह सकते हैं, अनुनासिक। अनुनासिक देखिए ये क्या होता है, वर्ण जो होते हैं हमारे मुख और नाक दोनों की सहायता से जब हम उच्चारण करते हैं तो उन्हें हम अनुनासिक वर्ण कहते हैं। तो ये 5 हमारे वर्ण क्या हो गए, अनुनासिक हो गए। और इन्हीं वर्णों के लिए हम क्या कहते हैं, इन्हीं वर्णों को हम रक्त वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ये हमारे रक्त वर्ण भी हैं दोस्त, इसको भी जान लेना। यहाँ पर अगर कहीं से ऐसा क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से रक्त वर्ण बताइए, तो रक्त वर्ण बताने के लिए आप ध्यान रखना, आपको ये वर्ण ध्यान देना होगा, या म ग न, ठीक है। ये 5 वर्ण हमारे, जो कि पांचों हमारे 25 स्पर्श थे, तो उसके अंतिम वाले वर्ण हैं हमारे। उसके बाद में आगे आता है ए दैतो कंठोष्ठ, इसको भी समझ लीजिए क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको समझना बहुत जरूरी है। क्या है हमारा ए दैतो, ए दैतो, उसके बाद है कंठ तालु, ए दैतो,
कंठ तालु। अब इसमें दो ही वर्ण आएंगे हमारे, कौन सा आएगा, ए और ऐ। अब देखिए ए और ऐ आया है। अब हमें ध्यान देना है कि जो दो वर्ण हमारे आए हैं वो क्या है, वो क्या है, वो कंठ और तालु दोनों हैं। क्या है, कंठ और तालु दोनों हैं दोस्तों। अब इस कंठ तालु वर्ण बना कैसे, देखो यहाँ पे कंठ और तालु दिया हुआ है। तो ए दैतो में हमारे कंठ और तालु दोनों सब वर्ण आ गए हैं। अब देखिए दोनों वर्ण हैं कैसे, जैसे हमने कहा आ और ई, आ और ई के योग से क्या होता है दोस्तों, आ और ई मिलके ए हो जाता है, आ और ई मिलके ए हो जाता है। तो जो आ है, इस आ की ध्वनि क्या है, इस आ की ध्वनि तो हमारी कंठ है, इस आ की ध्वनि क्या है, कंठ है। और ई की ध्वनि क्या है, तालु है। इस ई की ध्वनि क्या है, इसकी तालु है। तो ये जो वर्ण हमारा बना है, ये बना हमारा वर्ण कंठ तालु, इसका ध्यान रखना। ये बना हमारा कंठ और तालु, एक वर्ण बन गया। उसी तरीके से हम दूसरे वर्ण को भी बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि कंठ और तालु दोनों ही वर्ण मिले हैं, दोनों वर्ण मिलके एक नया वर्ण का इन्होंने निर्माण किया है, वो किया है। तो ये हमारा कहने के लिए तो संयुक्त स्वर भी कहा जाता है दोस्तों। इन्हें संयुक्त स्वर आप हिंदी में पढ़ेंगे तो हिंदी में भी आता है और संस्कृत में भी आता है कि भाई संयुक्त स्वर क्या है। तो संयुक्त स्वर के अंतर्गत हमारा यही वर्ण आते हैं, ए ऐ ओ औ। ये हमारे वर्ण संयुक्त होते हैं और दीर्घ होते हैं, नित्य हमेशा दीर्घ रहते हैं। हमेशा ये भी ध्यान रखना, कभी मात्राएं पाई का आप जब आप छंदों में जाते हैं तो वहां पढ़ते हैं तो वहां पे भी इन पे नित्य ही दीर्घ की ही मात्रा लगती है। तो इतना हो गया। तो ए दैतो कंठ तालु, तो ए और ऐ जो वर्ण होंगे वो हमारे क्या होंगे, कंठ और तालु दोनों ही होंगे। अब देखिए उसके बाद ए दैतो हो गया, उसके बाद ओ दौतो क्या है, ओ दौतो। अब देखिए ओ दौतो में, इसमें क्या है, ओ दौतो में आपके दो वर्ण आ जाएंगे, कौन से आ जाएंगे, ओ और औ आ जाएंगे। अब ओ और औ आ गए तो ये भी हमारे संयुक्त हैं। तो इसमें देखिए, अब देखिए जैसे हमने बनाया आ और उ, आ और उ, आ और उ मिलके ओ हो जाता है, नहीं होता है, गुण संधि में पढ़े होंगे। तो ओ धातु की ये क्या हो जाएगा, हमारा कंठोष्टम हो जाएगा ना, कंठोष्टम, कंठ और ओष्ठ। तो आप देखिए यहाँ पर दो वर्ण हमें फिर देख ले, कौन कौन से देखे हैं, एक तो हमने अ देखा, एक तो हमने उ देखा। तो आ जो है हमारा वो क्या रहा, ये कंठ रहा। इससे पहले सबसे पहले हमने कंठ की ही ध्वनि को समझा। उ में हमने उ पद्यमानी में देखा था, यानी कि ओष्ठ के अंतर्गत गया था। तो ये हमारा ओष्ठ का है, ओष्ठ से है। तो कंठ और ओष्ठ मिलके तब जाके इसका निर्माण हुआ है ओ का। तो ओ जो हो गया वो हमारा क्या हो गया, कंठोष्ठ या कंठोष्टम, ऐसे कह सकते हैं, कंठोष्टम हो गया या कंठोष्ठ कह सकते हैं। कंठोष्ठ भी सही है और कंठोष्टम भी सही है, दोनों सही है। तो इस तरीके से यहाँ पे हो गया। उसके बाद में उसी तरीके से हम दूसरे वर्ण को निकालेंगे, वो भी हमारा कंठोष्ठ कहलाएगा। तो ए है तो कंठ तालु के अंतर्गत दो वर्ण आ गए, ए और ऐ, और कंठोष्ठ के अंतर्गत हमारे ओ और औ आ गए। तो यहाँ से ये दो हमारे यहाँ पे क्लियर हो गए हैं। मैं समझ रहा हूँ कि आपका भी क्लियर हो गया होगा, एकदम समझ गए होंगे अच्छे से। उसके बाद में देखिए यहाँ पर एक और आता है बकारस दंतोष्ठ। क्या आता है, बकारस दंतोष्ठ, दंतोष्टम कर सकते हैं, ठीक है। अब बकारस दंतोष्टम है, इसमें केवल एक ही दिया है, कहा है बकार, ठीक है, बकार।
तो वकार में देखो वा है, वा नहीं बल्कि युवा है। तो वकारस में एक ही वर्ण आया आपका, जो क्या है, ये दंत और ओष्ठ दोनों है। वा कहने में देखिए आप, वकारस जो हमारा क्या है, ये दंतोष्ठ दोनों है, तो इसका स्थान क्या है, वकार। अब वकार है, ये दंतोष्ठ में आता है। तो अब कभी कभी पूछता है कि वकारस के अंतर्गत आने वाला वर्ण कौन सा है, या दंतोष्ठ के कहा जाएगा, दंतोष्ठ के अंतर्गत आने वाला वर्ण या कौन सी ध्वनि है, तो आप सीधे क्या लगाएंगे, वह है। तो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद में जीवामूली और आपको उपदमानीय, इतना तो समझ ही लीजिए। जैसे एक जीवामूली होता है, जीवामूल्यम, और एक उपदमानीयम। दोनों में अंतर देखिए क्या है। जो हमने उपदमानीय बताया था, उपदमानीय में हमने कहा था प और फ होगा, दोनों का चिन्ह जो होगा वो ऐसे ही होगा, ठीक है। तो इसमें ध्वनि क्या आई थी, प फ। और जो जीवामूली आया था, इसमें क आया था, क। इससे पहले आपको मिलेगा लगा हुआ, और ऐसे करके, और खा। ये ध्वनियां हमें मिलती हैं, देखिए। तो ये क्या हुआ, एक तो तरफ हमारा क्या हो गया, जीवामूली हो गया, दूसरी तरफ हमारा उपदमानी होगा। जीवामूली में हमारा क और खा जाएगा, जिसमें ये जो चिन्ह दिख रहे हैं, ये एक प्रकार की विसर्ग की ध्वनियों की तरह है, आदि आदि करके दिखा है ना। जैसे होता नहीं है कि जैसे हमने ये कर दिया इस तरीके से, तो इस तरीके से जब हम आधा कर देंगे ऐसे, तो देखिए वही आ गया, उसी तरीके से दिखने लगा। तो उसी तरीके से इसको हमने क्या कहा, नाम दिया गया, एक जीवामूली दिया गया है, एक को उपदमानी दिया गया है। तो ये रहे हमारे आज के उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान बस इतना यहाँ पे समझ लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। जहाँ पे कहीं इम्प्रूव करने का होगा वो हम और भी इम्प्रूव अपने आप में करेंगे दोस्तों। और जो भी, अब ये हमारा आज का क्या रहा उच्चारण स्थान, नेक्स्ट हम नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। बस आज के लिए इतना ही है। नमः संस्कृताय।